इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मेंसुरेशन की क्लास में पॉलीगन को समझेंगे कि जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम समझाया था और थोड़ा बहुत एग्जांपल, ऐसे मैं आज की क्लास में आपको समझाऊंगा कि पॉलीगन्स होता क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें पॉलीगन्स की तो देखिए जैसा कि आपको पता है पॉली का मतलब क्या होता है मोर देन वन, और गन का मतलब आपका यहाँ पे क्या होता है साइड से होता है। पॉलीगन क्या होता है जिसमें कम से कम आपके 3 या मोर देन 3, जिसमें क्या हो आपके 3 या 3 से ज्यादा साइड हो। कोई भी ऐसा क्लोज फिगर जिसमें क्या हो आपके 3 या 3 से ज्यादा साइड हो उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीगन। क्लियर। जैसे मैं बात करूं हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ट्रायंगल, तो ट्रायंगल भी एक तरह का क्या है ए बी सी, ट्रायंगल एक तरह का क्या है पॉलीगन है। हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल आपका होता है ये आपका सबसे छोटा पॉलीगन होता है। बात समझ में आ रही है? जो ट्रायंगल आपका होता है ये क्या होता है आपका सबसे छोटा पॉलीगन होता है। इसमें कितने साइड होते हैं 3 साइड, इससे कम साइड वाला कोई पॉलीगन पॉसिबल नहीं। इसके बाद से आपने 4 साइड का पढ़ा था, जैसे ये हो गया मान लीजिए पी क्यू आर एस, ये क्या हो गया आपका एक तरह का क्वाड्रिलेटरल हो गया, जिसके अंदर हमने बड़ी सारी चीजें पढ़ी थी। क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। फिर जो 5 साइड का होगा वो आपका क्या हो जाएगा पेंटागन हो जाएगा। 6 साइड का जो होगा वो क्या हो जाएगा हेक्सागन हो जाएगा। 7 साइड का आपका हेप्टागन, 8 साइड का ऑक्टागन, 9 साइड का नोनागन और 10 साइड का डेकागन। ऐसे इसके नंबर ऑफ साइड्स आपके बढ़ते जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पॉलीगन यानी सबसे कम साइड का जो पॉलीगन होगा स्मॉलेस्ट पॉलीगन, वो आपका क्या होता है ट्रायंगल होता है। बात समझिए, इसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट समझने हैं। जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसमें सबसे कम साइड्स होते हैं, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा ट्रायंगल। ऐसे ही देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, ऐसे साइड की कोई लिमिट्स नहीं है। जो सबसे बड़ा पॉलीगन होता है वो आपका क्या होता है सर्कल। सर्कल भी एक तरह का क्या आपका पॉलीगन है, जो आने वाली क्लास में हम लोग सर्कल का पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो सर्कल भी एक तरह का आपका क्या है पॉलीगन है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ साइड्स होते हैं। क्लियर। तो यहां तो आपको एक बात समझनी है कि सबसे कम साइड का क्या हो गया पॉलीगन ट्रायंगल, सबसे ज्यादा साइड का क्या हो गया आपका सर्कल। क्लियर। अब इसमें होता क्या है आपका कि एक इसके अंदर इसमें जो चीजें होती है वो एंगल से रिलेटेड होती है। एक इसके अंदर क्या होते हैं आपके एंगल होते हैं। जो चीज अंदर होता है उनको हम क्या बोलते हैं इंटीरियर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और जो बाहर होता है वो आपका क्या होता है एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में? जो आपके अंदर होंगे वो क्या होंगे इंटीरियर, और जो बाहर होंगे वो आपके क्या होंगे एक्सटीरियर। तो कोई भी पॉलीगन हो, अगर उसका पूछा जाए आपसे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, बात समझ में आ रही है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो जैसे आपको पता है ट्रायंगल के केस में बहुत अच्छी तरह से कि 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल के भी केस में बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या होता है आपका 360 डिग्री होता है। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि हेक्सागन में सारे एंगल का सम क्या होता है, या ऑक्टागन में क्या होता है, या नोनागन में क्या होता है, तो अब आप अलग अलग आप याद नहीं करेंगे। तो आपको याद क्या करना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, ये होता है n-2 इंटू 180। बात समझ में आ रही है? n-2 इंटू 180। यहां पे n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, जहां n जो है वो आपका क्या है नंबर ऑफ साइड्स। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं पूछूं आपसे ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में कितने साइड 3 साइड, तो 3 - 2 क्या हो गया 1, और 1 इंटू 180 क्या हो गया आपका 180। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड 4 साइड, तो 4 - 2 2, 2 इंटू 180 कितना हो गया 360। मैं पूछूंगा आपसे हेक्सागन में, तो हेक्सागन में कितने साइड 6, 6 - 2 4, 4 इंटू 180 कितना हो गया आपका 720 डिग्री। क्लियर। तो ये होता है आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, बात समझ में आ रही है? क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। जैसे ये जो अंदर एंगल था वो क्या था इंटीरियर था। अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड कर दूं, ऐसे इसको बाहर की तरफ कर दूं, तो ये जो एंगल बन रहा है ये इसका क्या है एक्सटीरियर है। ऐसे इसको मान लीजिए इधर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये भी क्या है एक्सटीरियर है, और इसको मैं इधर एक्सटेंड कर दूं तो ये भी क्या है एक्सटीरियर। मतलब इसका सम और इसका सम पूछा जाए किसी भी केस में। जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल बना है, तो हमने इसको एक्सटेंड किया तो ये एंगल, इसको एक्सटेंड किया तो ये एंगल, इसको एक्सटेंड किया तो ये एंगल, और इसको एक्सटेंड किया तो ये एंगल। मतलब जो मैंने ब्लैक वाले से बनाया हुआ है ये चारों, तो किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। ये फिक्स है। बात समझ में आ रही है? क्या होता है आपका 360 डिग्री होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी हम एंगल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं
वो आपका पढ़ रहे हैं हम रेगुलर पॉलीगन के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? रेगुलर पॉलीगन के लिए। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है? जिसकी साइड्स की लेंथ क्या होती है? आपकी इक्वल होती है। क्लियर? यहां पे एक बात और समझने वाली है कि इसी चीज को हम लिखते हैं n इंटू थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। इसी बात को हम कैसे लिखते हैं? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। और इसी बात को हम कैसे लिखेंगे? n इंटू थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां पे समझना होगा, n आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर से बताता हूं। n आपका क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। जो थीटा है ये आपका है ईच एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आ रही? जो थीटा है वो आपका क्या है? ईच एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि मैं पूछूं कोई क्वाड्रिलेटरल, तो 4 इंटू थीटा इक्वल टू 360, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा यहां से? 90 डिग्री। अब होता क्या है, यहां पे जो रिलेशन है वो किसमें? आपका एंगल और नंबर ऑफ साइड्स में है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो आपका नंबर ऑफ साइड्स देके इंटीरियर एंगल पूछ लेगा, या एंगल देके आपसे पूछता है कि क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहां पे एक बात और समझिए आप कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये भी लिख लीजिएगा आप, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। इसको भी समझ लीजिए, कहीं भी पॉइंट हो कोई भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट आपको बताया। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं? n इंटू थीटा इक्वल टू 360। अब मैंने बताया आपको इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, जैसे ये है तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम हमेशा क्या होगा? 180 होगा, चाहे आप किसी भी डायग्राम में जाएं। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये चीज समझना होगा कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है? n-2 इंटू 180। और आपका सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर क्या होता है? n इंटू थीटा इक्वल टू 360, जहां थीटा क्या है? ईच एक्सटीरियर एंगल, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। अब मैं इन चीजों को आपको एक क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर करता हूं, इसको नोट करें, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए कि अगर आपका देता है कि ईच इंटीरियर एंगल, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आपको क्या दे दिया मैंने कि ईच इंटीरियर एंगल आपका मैंने दे दिया 145 डिग्री। यानी कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसका ईच इंटीरियर एंगल क्या है? आपका 145 डिग्री। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये किस टाइप का पॉलीगन है? सॉरी 145 नहीं, इसको कर दीजिए 135 डिग्री, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि ये किस टाइप का पॉलीगन है। बात समझ में आ रही है? ये किस टाइप का पॉलीगन है? तो आप देखिए इसका ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ 135। हमें जो साइड का रिलेशन है वो क्या है? n इंटू थीटा इक्वल टू क्या है आपका? 360 डिग्री। समझिए n इंटू थीटा इक्वल टू क्या है? 360 डिग्री। यहां पे n क्या आता है? नंबर ऑफ साइड्स। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए क्या? थीटा। बात समझ में आ रही है? इसके लिए हमें क्या चाहिए? थीटा। थीटा क्या है? एक्सटीरियर एंगल। अब मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है आपका? 180 डिग्री। अपने पास इंटीरियर कितना है? 135 डिग्री, एक्सटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से जो एक्सटीरियर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 45 डिग्री। क्लियर? यहां से एक्सटीरियर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। फिर हम यहां से लिखेंगे n इंटू 45 इक्वल टू 360। यहां से n की वैल्यू क्या आ गई? 8। n की वैल्यू 8 आने का मतलब जो आपका डायग्राम होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑक्टागन। क्लियर? तो आगे बात समझ में, तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो इसी टाइप का पूछा जाएगा। या तो नंबर ऑफ साइड्स देके वो कुछ पूछेंगे, या कहीं ना कहीं एंगल देके आपसे पूछेंगे कि वो किस टाइप का पॉलीगन है। क्लियर? अब पॉलीगन से रिलेटेड एक चीज और आती है, जो इसका डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, अब पूछा जाए कि इसमें कितने डायगोनल है। डायगोनल का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि जैसे ABCD ये कोई गिवन आपका क्या है? पॉलीगन है। इसके एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे AC और BD इसके लिए क्या है? आपका डायगोनल है। क्लियर? तो क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? आपके 2 होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि ये सामने दिख रहा है। लेकिन वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ऑक्टागन में कितने डायगोनल होंगे, हेक्सागन में कितने डायगोनल होंगे, तब आप लेके बनाएंगे तो जरूरी नहीं कि आप जितना बनाएं उतना ही सही हो, और आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए आप लिख लीजिए
नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन, ये होता है n(n-3/2). नंबर ऑफ डायगोनल्स आपका क्या होता है n(n-3/2). जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड है 4 साइड, तो 4 क्या हो गया 1/2, 2 से 4 कैंसिल यानी कितना आ गया 2। अगर पूछा जाए आपसे पेंटागन तो 5 3 2, 2 से 2 कैंसिल यानी कितना हो गया आपका 5। तो यहां से हम पॉलीगन का क्या निकाल सकते हैं आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्लियर। एक दो प्रॉपर्टी और है पॉलीगन की जिसको हम लोग समझते हैं, इसको आप लोग नोट करें। जो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जैसे कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि फॉर द गिवन पैरामीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर आर लेस देन स्क्वायर, या एरिया ऑफ रोम्बस इज लेस देन आर इक्वल टू स्क्वायर। तो इसको एक बात आपको समझना पड़ेगा। गिवन पैरामीटर मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद से आपका मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के बाद से मान लीजिए कोई आपका पेंटागन है, फिर हेक्सागन है, फिर आपका सर्कल है, ऐसे हम बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्वाड्रिलेटरल में क्या हो रहा है आपका नंबर ऑफ साइड्स क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि इनके पैरामीटर सेम है, समझिए इस बात को ध्यान से, मैं आपको क्या कर रहा हूं यहाँ पे पैरामीटर को सेम कर रहा हूं। ये बड़ी अच्छी चीज है, आपको समझ में आनी चाहिए। पैरामीटर को मैंने क्या रखा है सेम रखा है। तो अगर मैं पूछूं फॉर द सेम पैरामीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल और आपका एरिया ऑफ ये क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए स्क्वायर मान लीजिए, इसमें क्या रिलेशन होगा, दोनों का पैरामीटर सेम है। पैरामीटर का मतलब क्या है कि एक ही रस्सी से मैं ट्रायंगल भी बना रहा हूं स्क्वायर भी बना रहा हूं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन ज्यादा एरिया ऑक्युपाई करेगा। क्लियर। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका पैरामीटर सेम होगा तो जिसकी साइड ज्यादा होगी उसका एरिया ऑटोमेटिक ज्यादा होता जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी फॉर द सेम पैरामीटर अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल और स्क्वायर में किसका एरिया ज्यादा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्क्वायर का। बात समझ में आ रही है कि फॉर द सेम पैरामीटर, अगर पैरामीटर सेम है तो जो आपका एरिया होता है वो क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। यानी इन दोनों में किसका एरिया ज्यादा, इसका। अगर मैं पूछूं आपसे पेंटागन और ऑक्टागन में किसका एरिया ज्यादा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑक्टागन का। क्लियर। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और आपका रेक्टेंगल, चूंकि दोनों में क्या है 4 साइड हैं, और बोला जाए कि दोनों का पैरामीटर क्या है सेम है, तो जो स्क्वायर का एरिया होगा वो आपका रेक्टेंगल के एरिया से क्या होगा ज्यादा होगा। ऐसे ही अगर पैरामीटर सेम है तो जो आपका स्क्वायर का एरिया होगा वो रोम्बस से भी क्या होगा ज्यादा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर सेम पैरामीटर पे स्क्वायर बना हुआ रेक्टेंगल बना हुआ तो एरिया किसका ज्यादा होगा स्क्वायर का। स्क्वायर बना हुआ रोम्बस बना हुआ तो एरिया किसका ज्यादा होगा स्क्वायर का। और अगर अलग अलग साइड वाले हैं तो जितनी ज्यादा साइड उतना ही एरिया क्या होगा ज्यादा होगा। सेम यही चीज आपके रिवर्स पूछी जा सकती है कि अगर एरिया सेम हो, बात समझ में आ रही है, अगर एरिया क्या हो आपका सेम हो तो पैरामीटर का रिलेशन क्या होगा। तो आपको पता है अगर एरिया सेम है तो ये चीज रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि पैरामीटर सेम है तो एरिया ज्यादा है, तो जब एरिया सेम होगा तो कहीं ना कहीं इसका पैरामीटर को हमें क्या करना होगा बढ़ाना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल समझने के लिए कि जैसे मान लीजिए मैं कंपेयर करूँ पेंटागन और आपका रेक्टेंगल में, तो जो आपका पैरामीटर ज्यादा होगा वो किसका ज्यादा होगा रेक्टेंगल का। क्लियर। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करने वाली चीज नहीं है, आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे अपने वर्डिंग में। और एक लास्ट चीज मैं बताता हूं, फिर आज की क्लास को हम लोग खत्म। लास्ट चीज जो समझनी थी वो मैंने पहले से लिख रखी है, क्या है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, जैसे मैं यहां पे आपको बनाऊं कि PQRS, इस पैरेललोग्राम का बेस क्या है आपका SR। कर पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, यानी एक और पैरेललोग्राम कोई है, मान लीजिए इस तरह का हो गया आपका, ठीक है, इसका नाम हमने ले लिया मान लीजिए RSTU। तो कह रहा है इन दोनों का जो बेस है वो आपका क्या है SR है, और दोनों कहीं ना कहीं दो पैरेलल लाइन आपका PU और SR के क्या है बीच में है। तो इन दोनों का जो एरिया होगा, पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, इनका जो एरिया होगा वो आपका क्या होगा इक्वल होगा। यानी आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ RSTU। क्लियर। ये बात होती है पैरेललोग्राम के केस में। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम के केस में हम जो भी बात करेंगे वो बाय डिफॉल्ट आपका रेक्टेंगल के लिए भी होगा, रोम्बस के लिए भी होगा और स्क्वायर के लिए भी होगा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है
कि एक स्क्वायर और एक रोम्बस दोनों एक ही बेस पे है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो अब बताइए आपका स्क्वायर और रोम्बस दोनों क्या है, पैरेललोग्राम हो गए और दोनों का बेस क्या है, सेम है और दोनों एक ही बेस पे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। चाहे आप इस डायग्राम को, जैसे ये पैरेललोग्राम इधर है, मान लीजिए इसी पे मैंने एक पैरेललोग्राम इधर बना दिया, तो इसका भी एरिया जो होगा, जो ये नया वाला मैंने बनाया, क्लियर, 3 पैरेललोग्राम मैंने बनाया, एक आपका ये ब्लैक वाला पहले था, एक मैंने ये रेड वाला बनाया और एक आपका ब्लू वाला बनाया। इन सबके एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इनका बेस क्या है, सेम है और 2 पैरेलल लाइन के बीच में है। क्लियर, आ गई बात समझ में। सेकंड पॉइंट जो है वो कह रहा है ट्रायंगल के केस में भी सेम चीज होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है और इसका बेस हमने दे दिया ABC, और कोई दूसरा ट्रायंगल मैं बना दूं इसी बेस पे और पैरेलल लाइन के बीच में, जैसे ये मान लीजिए बना दूं मैं BCD, और दोनों ये पैरेलल लाइन हो, ये लाइन और ये लाइन क्या हो, आपका पैरेलल हो, तो जो ट्रायंगल ABC का एरिया होगा वही एरिया आपका क्या होगा, BCD का होगा। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि इन दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में होनी चाहिए। क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम है, मतलब मान लीजिए कि ये एक पैरेललोग्राम हो गया आपका PQRS और इसी बेस पे मैंने कोई ट्रायंगल बना दिया RST, तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा अपना, जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो आपका पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर। तो ये 3 छोटे छोटे पॉइंट थे जो आपको पता होना चाहिए, इनको आप नोट डाउन कर लें। ये थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन किसका था, पॉलीगन का था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सर्कल और सेमी सर्कल, उसके बाद से हम उन सबका मिक्सअप करेंगे। ओके, थैंक यू।